नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बहू ने दिखाया अपना रंग तो सास ने ऐसा क्या किया कि बहू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो, सुनैना ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अखिलेश के लिए सुनैना ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद ऋतु का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और B.Com तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी ऋतु को देखते ही सुनैना उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो ऋतु ही, अन्यथा अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनैना ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह ऋतु से कर दिया था। ऋतु अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से ऋतु को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनैना के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर ऋतु के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। सुनैना के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सुनैना अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय अखिलेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। अखिलेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ ऋतु को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो ऋतु ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद ऋतु ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुनैना से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुनैना की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में ऋतु के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब सुनैना की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम अवतार एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुँह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अखिलेश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेल कर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन ऋतु के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर ऋतु रात दिन अखिलेश के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी, उसे या तो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अखिलेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में ऋतु बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिलेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती हैं? शेरनी की तरह गुर्राते हुए ऋतु ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृत्तांत ऋतु ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया।
पुरुष सब सह सकता है पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। अखिलेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही रितु के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अखिलेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और रितु के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी वह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में अखिलेश से कहकर सुनैना ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अखिलेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सुनैना की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब राम अवतार जी ऑफिस से घर आए तब उन्हें अपनी पत्नी सुनैना से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अखिलेश और रितु को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुनैना और राम अवतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्यौहार को लेकर न कोई उत्साह था न कोई उमंग। शाम को सुनैना केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर सुनैना बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर सुनैना उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सुनैना को नमस्ते की, फिर बताया कि रितु व अखिलेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रितु की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अखिलेश यहाँ है नहीं और रितु की डिलीवरी होने वाली है। सुनैना ने जब उस औरत से यह पूछा कि रितु के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सुनैना जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब रितु के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रितु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि रितु के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं। सुनैना नर्स से जब रितु के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर रितु के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गई कि यह स्त्री शायद अखिलेश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनैना को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। सुनैना ने भी उन्हें बता दिया कि रितु उनकी बहू है। सुनैना उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर बिमला भाटिया को नमस्ते कर उन्होंने अपना परिचय दिया कि रितु उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा करने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएं और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा करने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर सुनैना ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से राम अवतार जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही अभी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर वर्मा नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद राम अवतार जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन रितु के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सुनैना के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स सुनैना के पास आकर पूछने लगी कि रितु के साथ कौन आया है। सुनैना ने कहा, मैं हूँ।
बधाई हो, लड़की हुई है, नर्स ने कहा। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर सुनैना को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। राम अवतार जी ने 500 रुपये का नोट निकाल कर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद रितु को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुनैना वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी रितु को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद रितु को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास सुनैना उसके पास बैठी हैं और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा और रितु के माथे पर हाथ फेरने लगी। रितु को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, रितु जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और न ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी। अभी तक सुनैना ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी रितु का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह राम अवतार जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और रितु के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सुनैना दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। राम अवतार वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर रितु से उन्होंने कहा, बेटा मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। रितु के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब राम अवतार वार्ड से बाहर चले गए तब वो औरत अपनी जगह से उठकर रितु के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से रितु का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी बेटा, कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स रितु को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। रितु सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना जानती है और दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सम्माननीय है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ है। रितु की आंखें छलक रही थी। बेटा चाय पी लो। राम अवतार जी की आवाज़ से रितु का ध्यान भंग हो गया। रितु ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात तक नहीं की और न ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर रितु का ध्यान भंग हुआ क्योंकि राम अवतार जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और रितु को उठाकर चाय पिलाने लगी।
तो राम अवतार जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे सुनैना खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और रितु को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे रितु के पापा गिरधारी प्रसाद और उसकी मम्मी रजनी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास सुनैना रितु के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। गिरधारी प्रसाद बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और रजनी का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर सुनैना को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनैना ने उठते हुए कहा, रितु, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी है। अखिलेश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रितु उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। सुनैना ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो रितु धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? सुनैना ने झट से रितु का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठीं। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती है? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है और बेटी ही तुझे समझा है। सुनैना रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक सुनैना का ध्यान दूसरी तरफ बैठे गिरधारी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी की ओर गया तो वे लोग कब के चले गए थे। शायद रजनी ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी विद्या अब रितु पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद रितु के टाके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। अखिलेश भी टूर से वापस आ गया। जब वो अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रख कर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को रितु के पास देखकर पहले तो ग्लानि से अखिलेश के पांव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने रितु और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन रितु को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में न जाकर अपनी मम्मी के साथ सीधे अपने घर में जाएगी। इसलिए उसे लेकर सुनैना घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। रितु पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम सुनैना ही करती थी। सुनैना ने रितु के पास आकर कहा, बेटी, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना न पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गईं। रितु अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए थे, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही थी। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। रितु की पायल की आवाज़ से सुनैना का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रितु खड़ी है। रितु ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? सुनैना मुस्कुराते हुए रितु के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे घर बरसों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है।
इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है, तो तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और नुपुर को भी कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। रितु का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। रितु ने झुककर पहले सुनैना के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उससे कहा कि मम्मी, नुपुर को आज यही आशीर्वाद दे कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ रितु को बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जगमगाते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे दीपक जलते हुए उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपक की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया हो। दोस्तों, सुख में तो सब लोग साथ दे देते हैं, लेकिन दुख में वही साथ देता है जो अपना होता है। समय रहते रितु को अपने सास की कद्र समझ आई और उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।